है जो सरदार पटेल के उद्देश्यों और सिद्धांतों का हर दिन गला घोटने का काम कर रहे हैं। हमें फक्र है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनकी सोच और उनके दूरंदेश सोच की जिस पर उन्होंने आरएसएस जैसे संगठनों के चरित्र को उन्होंने पहचाना और सन 1948 में जब उन्होंने खास तौर से गृह मंत्री होते हुए उन्होंने क्या किया, आरएसएस जैसे संगठनों को बैन करने का काम किया। क्या भारत के लोगों को आज ये बातें नहीं समझ में आती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के वारिस अपने आप को कहते हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का वारिस हूं, मैं उनके आंदोलन का सिपाही हूं, मैं उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने वाला आंदोलक हूं, लेकिन आज उन्हीं के संघर्ष और आंदोलन और सिद्धांतों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल का वारिस नहीं कहा जा सकता। ऐसे नालायक और नकारे लोग हैं जिन महापुरुष ने आरएसएस जैसे संगठनों को बैन करने का काम किया, प्रतिबंधित करने का काम किया। आज उन्हीं की औलादें उन्हीं संगठनों की जड़ों में खाद पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए देश के लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से सबक लेने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज भी भारत को खंडित करने वाली जो ताकत है वो आरएसएस है। यानी अखंड भारत को लगातार खंड खंड बनाने की सोच लेकर आरएसएस पूरे भारत में काम कर रही है। ये बातें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है और उनके इस मिशन और संकल्प को और अखंड भारत के निर्माण किए गए उस भूभाग को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी भूमि पुत्रों की है। उसके लिए आज के इस मौके पे हमारे लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है और उनके साथ जो धोखेबाजी करने वाली नस्लें हैं उन पर भी हमारे लोगों को पैनी नजर रखने की जरूरत है। इसलिए आज के दिन पर अपार हर्ष होना चाहिए, गौरव होना चाहिए और बड़े पैमाने पे उनके उद्देश्य और सपनों को साकार करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प को लेने के लिए हम सभी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का हिस्सा है, मना रहे हैं। के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे आए। मैं इसी आशा अपेक्षा के साथ माननीय राम सुरेश वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज इस मौके पे जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया और हमें भी इस जयंती के मौके पे बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, मैं माननीय गीता पैट्रिक मैडम को निवेदन करता हूँ कि आप आज की इस जयंती के अवसर पर अपने 2 शब्द रखें। वही में बोलिए ना, समय भी कम है तो आप इतना बोलिए कि जब जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत हमारे माननीय सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित लोग ने अभी हम लोगों को कहना चाहिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए साथियों, मैं माननीय चौधरी विकास पटेल सर को निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आप इस मौके पर अपनी बात रखें। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी उस लड़ाई में और गांधी जी का आंदोलन वर्ग के लोग या किसान वर्ग के लोग जुड़े, उसमें भाई पटेल नहीं होता। उनके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी पर्ची दिया कि सरदार अपना नाम वापस ले। सरदार ने सोचा कि कृपलानी चिट्ठी दे रहे हैं, मैं वापस ले लूंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि गांधी जी इसके पीछे हैं, इसलिए सरदार ने वो चिट्ठी। तो गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा कि नेहरू, तुम्हारे फेवर में तो वोट पड़ नहीं रहे, इसका पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है इसमें? तो नेहरू जी ने कुछ नहीं कहा। नेहरू जी मौन रहे। नेहरू जी मौन क्यों रहे?
जी इस बात को जानते थे कि त्याग बलिदान समर्पण उन्होंने और उनके परिवार ने, उनकी बेटी ने बहुत ज्यादा किया है। पढ़ाई लिखाई में नेहरू जी के बराबर सरदार पटेल हैं। अगर नेहरू बैरिस्टर है तो सरदार बैरिस्टर, तो क्यों? लेकिन वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाए आखिर सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। उसका कारण था कि नेहरू 2 नंबर का पद क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि नेहरू को मानने वाले लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मगर ये सच्चाई है। और ये कारण समझ में ना आने की वजह से तब भी धोखा खाए और आज भी धोखा। जब सरदार पटेल जीवित थे तो ब्राह्मणों ने उनका साथ सहयोग समर्थन लिया और धोखा देने का काम किया कांग्रेस के ब्राह्मणों। उस समय जो लड़ाई चल रही थी, दूसरी जो लड़ाई चल रही थी, ज्योतिबा फुले की लड़ाई चल रही थी, साहू महाराज की लड़ाई चल रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन चल रहा था, वो एक आंदोलन था और एक गांधी जी का आंदोलन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आंदोलन में शामिल थे, अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन में शामिल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजों को भगाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों का देश पर कब्जा हो गया और वो जिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे उन किसानों का देश पर कब्जा करवाने में कामयाब नहीं हो पाए और आज तक किसानों की स्थिति खराब है और बहुत ज्यादा बद से बदतर की जा रही। इसलिए हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, उनको इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि इस देश में जो असली समस्या है वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की समस्या है। इस लेवल पर जाकर अगर हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर ये समस्या सरदार पटेल को जानने और मानने वाले लोगों ने समझ लिया होता तो 2014 में बेवकूफ दोबारा नहीं, दोबारा से बन गए। क्यों बन गए? कांग्रेस ने सरदार पटेल का चेहरा दिखा दिखा करके समर्थन ले लिया, कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन गया नेहरू, ओबीसी की गिनती रोक दिया, सारा का सारा देश का सत्यानाश कर। और इन लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर घर घर से लोहा नहीं इकट्ठा किया, वोट इकट्ठा किया। लोहा नहीं इकट्ठा किया, वोट इकट्ठा किया और वोट इकट्ठा करके स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बनाया, लेकिन सरदार पटेल जिसकी किसान की लड़ाई लड़ रहे थे उसके खिलाफ 3 कानून। अगर 700-800 किसान शहादत नहीं देते तो अडानी अंबानी का किसानों की जमीनों पर कब्जा हो जाता और किसान मजदूर हो जाए। आज की सरकार क्या करना चाहती है? जो मजबूत वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो या वो कर्मचारी हो, इसी को तो खत्म करने में लगी है, क्योंकि रेल तो इसी के पास में है। वाम से जैसा संगठन खड़ा हुआ तो किसके ऊपर खड़ा है? इसी ना जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो 3rd क्लास का कर्मचारी है, 4th क्लास का कर्मचारी है, इसने ने खड़ा किया। देश में अगर इंदिरा गांधी को चुनौती दिया तो किसने दिया? जो किसान लोग थे, जो मध्यम वर्ग में आते हैं, मजबूत लोग थे थोड़ा, उन्होंने चुनौती दिया। जब मध्यम वर्ग रीढ़ का काम करता है तो जो एकदम निम्न वर्ग है वो भी उसके साथ मजबूती पाता है और खड़ा हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो उसी को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कांग्रेस ने एक बार धोखा किया और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के फिर से बहुत बड़ा धोखा देश के साथ में हुआ। सरदार पटेल इतना दूरदर्शी थे कि वो समझ गए थे कि आरएसएस जैसे संगठन देश के लिए खतरा। आज आरएसएस का कार्यकर्ता बम ब्लास्ट में पकड़ा गया, आजीवन कारावास हो गई उसको। आजीवन ब्लास्ट पर प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, आजम खान की सदस्यता रद्द हो रही है और ये जो बम फोड़ने वाले लोग हैं इनकी सदस्यता बची हुई है, सांसद बने बैठे हुए, जिन्होंने लिख करके स्वीकार किया कि हमने बम ब्लास्ट की, तो उसको बैन करने का काम किया। लेकिन आज वही आरएसएस जिसको सरदार पटेल ने बैन किया था, उन्हीं सरदार पटेल का नाम लेकर सरदार पटेल के लोगों को मूर्ख बना रहा है और बन रहे हैं। अनपढ़ लोगों को छोड़ो, पढ़े लिखे लोग बनने के लिए तैयार है। तो ये जागृति पैदा करना। एक और आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना। सरदार पटेल जब संविधान सभा में थे और सरदार पटेल जब उस समय थे तो जिस आंदोलन में थे, अगर वो
थोड़ा सा भी इस बात को समझते, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को अगर वो थोड़ा सा भी उस दौर में समझ पाए होते तो शायद आज का इतिहास भी दूसरा होता। लेकिन उस समय वो इस बात को नहीं समझ पाए, जब तक उनको नेहरू गांधी ने धक्का नहीं दिया तब तक वो इस बात को नहीं समझ पाए। और इसकी वजह से आज बैकवर्डों को जो इतना ज्यादा समस्या पैदा हो गई है वो इसकी वजह से हो। विधानसभा में जब मामला उठ रहा था तो चूंकि आजादी का वक्त था, आजादी की जल्दी थी और ये सही बात थी कि अगर बैकवर्ड क्लास का मुद्दा उठता, चूंकि वो बहुत लास्ट में उठा संविधान सभा में, तो बैकवर्ड की पहचान ही नहीं थी। अगर वो मुद्दा उठता तो बहुत लंबा जाता। तो इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि अब इस समय नहीं है, लेकिन हम इसको देखें। लेकिन बाद में उनको देखने के लिए समय ही नहीं रहा, सरदार पटेल ज्यादा जीवित नहीं रहे, तो इसलिए बाद में वो नहीं देख पाए। वो बात के तो पक्के थे, अगर कहा था देखेंगे तो जरूर देखते, मगर देखने के लिए समय नहीं मिला। तो साथियों, कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी महापुरुष होता है उनका इतिहास होता है, उस इतिहास में हमको सबक सीखने की जरूरत है। और सबक सीख करके क्या सुधार करके हम क्या उनसे सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सबक सीख करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम सबक सीख के आगे बढ़ेंगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी किया और सरदार पटेल के मानने वाले लोगों के साथ जिन्होंने पूरी व्यवस्था दे दिया अंग्रेजों को भगाने का काम किया, अगर उनके साथ धोखेबाजी हो सकती है तो हम आपको साधारण लोग हैं, हमारे हमको आपको बख्शने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और अपना आंदोलन सही दिशा में चलाने की जरूरत है। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, अब मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हो गया अच्छा साथियों, संगठन में तो बीएमसी के लिए मदद याद रखना भूलना मत। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उपचुनाव 139 गोला गोकर्णनाथ से प्रत्याशी माननीय प्रवेश प्रताप सिंह सर को निवेदन करता हूं कि आप इस मौके पर अपनी बात रखें। धन्यवाद साथियों, बहुत सारी बातें अभी चौबीसा में आपके सामने रखी। आज 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का हम लोग 147वां जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं गोला गोकर्णनाथ में, और देश भर के लोग इस जयंती को सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया समाज के लिए, मनवादियों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, मगर एक इंसान आखिर जितना कर सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए समाज के लिए किया। तो इन मनवादियों के चंगुल से, इनकी गिरफ्त से हमारे बहुजन समाज को निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, उससे मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। जिंदा लोगों को भी मुक्त करा रहे हैं और हमारे जो महापुरुष संघर्ष करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिए, अपने समस्त मूल निवासी महापुरुषों को भी हम लोग इस मनवादियों की गुलामी से, जिन्होंने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज जकड़ रखा है, उससे अपने महापुरुषों को भी हम लोग मुक्त करने का आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि जीते जी उनकी व्यवस्था में फंसे रहे और आज भी उसका फायदा वो उठा रहे हैं। जिंदा रहने पर भी वो विरोध करते थे। अब आरएसएस नाम के संगठन पर उस वक्त में बड़ी मजबूती के साथ में उन्होंने बैन लगाने का काम किया, उस पर पाबंदी लगाने का जो काम किया वो उस समय की छोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी। जो
आरएसएस नाम का संगठन आतंकवादी संगठन है अपने आप में, और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं उसमें, जेल में हैं आज की तारीख में। तो हमको हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, उन महापुरुषों को भी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें मुक्त कराने की जरूरत है, और इसीलिए देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी हमारे महापुरुषों को तो हम लोग मुक्त करा ही रहे हैं, बल्कि हमारे लोगों को उस बात से सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की आवश्यकता है। जो हमारे सरदार पटेल जी से ताल्लुक रखने वाले हमारे जो समूह के लोग हैं, समाज के लोग हैं, विशेष तौर पर उन लोगों को किस प्रकार से उनका इस्तेमाल हो रहा है उस वक्त, और आज की तारीख में भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उससे सरदार पटेल जी के जीवनी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जिनका इस्तेमाल होता है उनका ना तो कभी कल्याण होता है, यूज एंड थ्रो करने का काम दुश्मन करता है हमारे लोगों को, अपनी आवश्यकता अनुसार जो है वो अपने फेवर में अपने अनुकूल व्यवस्था बनाता है, उसके बाद में फिर उनको थ्रो कर देता है। तो ये सारी समस्या जो है वो जागृति ना होने की वजह से है। निजी मकसद के लिए, कुछ फायदे के लिए समाज की बलि देने की जरूरत नहीं है, उससे कभी भी आपको समाज माफ करने वाला नहीं है। आने वाले समय में जैसे गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे और हमारे महापुरुष क्या कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे थे, तो एक न एक दिन आएगा। और जगजीवन राम क्या कर रहे थे उस समय, दुश्मन जगजीवन राम को बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए लगाए थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरीके से। तो जो गद्दारी करता है समाज के लिए, उसको समाज आने वाले समय में उसका एक एक करके पोस्टमार्टम करने का काम करता है। तो हम हमारे लोगों को इस बात से सबक लेने की जरूरत है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के जीवन से एक ही प्रेरणा लेता हूँ, और समाज को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की ही जरूरत है, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ इस मौके पर। कि हम सभी लोगों को उनके जीवनी से, अपने जीते जी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि बहुत सारे रास्ते निकालने का काम किया। साथियों, हम लोगों को भी किसी प्रकार का दुश्मन के साथ में लालच देने से या कोई करने से हमें कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। उसका अडिग रहना है अपने सिद्धांतों के ऊपर। धन्यवाद। जय मुनिवासी, जय भारत। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही मैं निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आप आए आज के धन्यवाद संचालक महोदय माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, वाम सेठ के पूर्वांचल जोन, मध्यांचल जोन के वाम से प्रभारी, और संगठन में हमसे सीनियर और आधी आबादी से ज़्यादा देश की प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, पॉलिटिकल गेम दुनिया का सबसे पाक पवित्र पावरफुल गेम खेल रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गोला गोकरण नाथ के बाई इलेक्शन 139 की बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, युवा साथी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष माननीय जितेंद्र राजभर जी, गीता पटेल जी। खुशी की बात है, पॉलिटिकल धरती बिहार से चल करके बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर जी, आज के चीफ गेस्ट मान्यवर राम सेवक वर्मा जी, जो एवं इस पार्टी कार्यालय के लिए दिए
आज के चीफ गेस्ट हैं उनका, और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर चौधरी मेहरबान अली जी, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय चांद मोहम्मद जी, अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष जी होता है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरे विचारों से 100% मेल खाने वाले, जिन्होंने कैसे परिवर्तन होगा विचार से आगे विमर्श करने वाला दुनिया में सबसे प्राप्त होगा, ऐसे विमर्श वाद इंजीनियर दीपचंद जी, जो काम से महाराष्ट्र से भी बड़ी ही सक्रिय रहे, यहाँ आकर के कुछ घुटन महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने, ये ऐसा नहीं कई संगठन उत्तर प्रदेश ऐसे और तमाम जितने भी वापसी के प्रचारक हैं हमारे साथी हैं, ये उपचुनाव में माननीय प्रवीण प्रताप जी को जिताने के लिए सारे अपना ताकत लगा दिए हैं। सभी क्रांतिकारी योद्धाओं का हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, सीख से ही बहुत कुछ समझो, सीख देने का काम ही हमें हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी हिस्टोरिकल और संगठनात्मक भी दिया जाता है और बार बार दिया जाता है, हमें अमल करना है। हमेशा चेंजिंग होता है रणनीति, नीति नहीं चेंज होती है, लीड के लिए रणनीति चेंज करना पड़ता है। सदियों का इतिहास है, कोई भी परिवर्तन हुआ वो किसानों के बलबूते हुआ है, उसके पृष्ठ में किसान और उसका छोटा भाई मजदूर और महिला और देश के युवा, जिस देश के युवा इस चारों ने जोश जवानी होश अनुभव के साथ कार्य किया, सफल हुए। साथियों, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मगर ये लेटर 23 जुलाई 2022 का सचिवालय का राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जितना भी डिसाइडेड प्रोग्राम है इस लेटर में है। सचिवालय का नंबर 1, 14 प्रदेशों का राज्य अधिवेशन का एक ही आर्डर में है। दूसरा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़। तीसरा, 31 अक्टूबर 2022 को देश के 550 जिलों में पूरी ताकत के साथ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने का मेश्राम साहब का सीधा आदेश। और चौथा, इसके बाद का नेक्स्ट है 19 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया में किसान प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती इस बैनर पर मनाने का आदेश है और ये बनाया जाता है 2023 में उसका भी ये आदेश होते हुए सबको है मालूम, लेकिन दुख इस बात का है कि पॉलिटिकल समझ हमारे लोगों को कितना है, जितना अभी कुछ दिन के अंदर तक बीएमपी को जैतून का तेल लगा करके पर्दे में रखा गया, उतना यहाँ बैठे हुए लोगों को समझ आया। अन्यथा बीएमपी घर घर जन जन तक छा गई होती, लेकिन मैं जब से इसमें आया उसके बाद पहला मीटिंग दिल्ली में गढ़वाल भवन में गया। 6 दिसंबर 2012 को जेएसपी बनी, जनसत्ता बनी, वो बुकिंग हो गया था पहले से रजिस्ट्रेशन का सैनिक, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बीएमपी के नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम।
जब मैं जाता था गाँव में कार्यक्रम, पहले ये चौधरी साहब 42 दिन का उत्तर प्रदेश में दिए। ये शख्सियत ऐसे है, वाम सेठ के प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के। चौधरी साहब से हमने कहा मैं दौड़ना चाहता, थका नहीं हूं। इन्होंने पहला 42 दिन का मुझे बड़ा करके दिए और 38 दिन तक मैं ट्रेन बस से जाता रहा, कार्यक्रम लेता रहा, फिर चलता रहा। यही मेरा यात्रा था। 3 दिन बच गए, 4 दिन, मगर महान बुंदेलखंड के कुछ महान लोग अध्यक्षता के लिए लड़ गए। वाम सेठ के फुल टाइमर और वाम सेठ के अध्यक्षता के लिए लड़ गए कि अध्यक्षता हम करेंगे। समय बहुत ज्यादा नीचे हो ना, थोड़ा कवर कर लिया। तो साथियों, स्थिति ये हो गई। तो साथियों, चौधरी साहब से कहे क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा वापस चले आओ, अध्यक्षता कर लेने के लिए। हम चले आए और गांधी मैदान कटरा के लिए दोनों लोग यात्रा के लिए निकल पड़े। बड़ा कार्यक्रम था। ट्रेन भी छूट गई हम लोगों का और 1.5-2 घंटे के बाद ट्रेन पकड़े। वही ट्रेन गोरखपुर में मिली, हम लोग समझ गए। तो वहां भी धूप खाए, हर जगह खाए। लेकिन ओबीसी को जोड़ने का, किसानों को जोड़ने का मेश्राम साहब का महाअभियान चल रहा है। लोग उधर ले नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं ले। मेश्राम साहब ने भी जिद पकड़ लिया कि ओबीसी और राष्ट्रीय किसान मोर्चा को गांव-गांव में ले जाने का परवाजी हम देते हैं। लेकिन कुछ है दिक्कतें, वो भी भविष्य में दूर होगा। हम लोगों ने ठाना कि इस मूवमेंट को ओबीसी और किसानों में ले जाएंगे। महापुरुषों के नाम की जयंती, अब तो हमें बड़ा खुशी हुआ जब बिहार में मातंग साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के गले में माला डाला। 2000 के साथ अम्बेडकर नगर में मेश्राम साहब डाले और अब तो खुला हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा पहले जो बताया गया होगा वही अटपटा लग गया है। लेकिन वोट की राजनीति अगर करना चाहते हो, पॉलिटिकल लीड करना चाहते हो, तो हमें किसानों को और ये किसानों को ओबीसी को ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। भेदभाव